उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 को शुरू की गई। इस योजना के तहत इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के समीपस्थ 40 गाँवों में पहली क्रम सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार करके ग्राम इको डेवलपमेंट समितियों द्वारा इसका क्रियान्वयन आरंभ किया गया है। सहभागी वन प्रबंधन के संदर्भ में कि जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 से प्रदेश के तराई, विंध्य, बुंदेलखंड के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 20 वन प्रभागों में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन और निर्धनता उन्मूलन परियोजना चलाई जा रही। इस परियोजना के तहत सोनभद्र के बेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। समग्र वन विकास योजना के संदर्भ में कि इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम सम्मिलित किए गए जो कि परीक्षा उपयोगी निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं। पहला तो आता है औद्योगिक पंप वुड वृक्षारोपण योजना के बारे में कि पंप या रेयान उद्योगों के लिए एलेथेंस एवं पॉपुलर तथा कागज के लिए यूकेलिप्टिस तथा बांस का रोपण किया जाता है। इस योजना को वर्ष 2012 से 2013 में समाप्त करके इसके कार्यों को सामाजिक वानिकी योजना में सम्मिलित किया गया। दूसरा आता है ईंधन एवं चारा वृक्षारोपण जो कि प्रदेश के मैदानी भागों में वनों की न्यूनता के कारण लोगों गोबर के कंडों का उपयोग करते हैं जो कि खाद का एक अच्छा साधन है। एक अपव्यय की रोकथाम के लिए इन क्षेत्रों में ईंधन वृक्षों के रोपण पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 1990 से 91 में यह प्रोजेक्ट केंद्र राज्य की भागीदारी से चलाया जा रहा है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के संदर्भ में बात की जाए तो यह राजकीय पथों को छायादार और सुंदर बनाने तथा पर्यावरण सुधार के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। बीहड़ों के वनीकरण के संदर्भ में आता है कि प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुरी, जालौन आदि जिलों के वे क्षेत्र जो यमुना, चंबल और बेतवा की सहायक नदियों के किनारे पड़ते हैं उनमें भूक्षरण की समस्या अत्यंत गंभीर है। अतः नदियों के जलागम क्षेत्रों में वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। अब आता है ऑपरेशन ग्रीन के बारे में, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन योजना जिसे 1 जुलाई 2001 को शुरू किया गया था और इस योजना में जन सामान्य, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालयों और निजी संस्थानों के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। वृक्षारोपण विस्तार योजना के संदर्भ में बात की जाए तो यह प्रदेश के चयनित 48 जिलों में इस योजना को 2007 से 2008 में चलाई गई और इसके तहत ग्राम समाज, वन विभाग व पटरी के किनारे भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना जो कि वर्ष 2007 से 2008 में चलाई जा रही है, इसमें वृक्षारोपण तथा वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों और संस्थानों को पुरस्कृत किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना जो वृक्षारोपण बढ़ाने, वन्य जीवों तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, संगठनों को वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से पुरस्कृत करने हेतु यह पुरस्कार योजना 2012 से 2013 में चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष किसी एक चयनित व्यक्ति को 1 लाख या किसी एक चयनित संगठन को 2 लाख रुपये पुरस्कार या स्मृति चिन्ह अलग अलग दिए जाते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना जो कि राज्य के मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, आजमगढ़, ललितपुर, चित्रकूट आदि 14 जिलों को पूर्ण रूप से हरा भरा बनाने के लिए 2014 से 2015 में इस योजना को चलाया जा रहा है। अब आती है इसके अंतर्गत नेक्स्ट योजना की बात की जाए तो हरित पट्टी विकास योजना जो कि प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु इस योजना को 2012 से 13 में चलाई जा रही है और इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसम, अमल, ताश, गुलमोहर, सीरस जो कि छायादार वृक्ष है, आम, चितवन, पीपल, पाकड़, कचनार, इमली, बेल, महुआ, बरगद, कंजी आदि के पेड़ लगाए जाते हैं। वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना जो कि ग्रामों, शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसी अवकाश प्राप्त शिक्षक या अन्य कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को जो पेड़ पौधों में रुचि रखता हो को ग्राम या मोहल्ला स्तर पर प्रतिपालक या रेंज स्तर पर वृक्ष मित्र हेतु चुना जाता है। प्रतिपालक और वृक्ष मित्र अपने अपने स्तर पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने, नई योजनाएं बनाने, वृक्षों की देखरेख करने और विभाग को तरह तरह की सूचनाएं एवं परामर्श देने का कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है विरासत वृक्ष अंगीकार योजना के बारे में जो कि जुलाई 2003 का इसका शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य मतलब कि विलुप्त हो रही पौराणिक, ऐतिहासिक परंपराओं एवं मान्यताओं से जुड़े वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण करना है। विशिष्ट तथ्य के तौर पर देखा जाए तो इस योजना के तहत सभी जिलों में 100 से अधिक पुराने 28 प्रजातियों के 948 वृक्षों की विरासत वृक्ष घोषित किया गया। प्रदेश में सर्वाधिक विरासत वृक्ष जो है वाराणसी जहाँ पर 99 वृक्ष हैं, प्रयागराज जहाँ पर 53 वृक्ष और हरदोई में 37 वृक्ष आते हैं। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में।
वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो यह देश में प्रथम कदम तत्कालीन उत्तर प्रदेश जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में उठाई गई, जब 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि वर्तमान का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान रेहली राष्ट्रीय उद्यान जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना नैनीताल एवं गढ़वाल में की गई थी और देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड, जिसका गठन 1958 में 52 में किया गया था और वर्ष 2003 में इसके तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकारी निकाय है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई और यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों तथा उनके प्राकृतिक वास स्थानों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करते हैं। प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परिरक्षण संगठन में नियंत्रण में है। फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक से 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुधवा है, 11 वन्यजीव विहार और 15 पक्षी विहार आते हैं, जिसमें चांद खमनिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और 4 टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैं। तो ये 2021 की जो फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक्स आई हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व के बारे में बात करती है। राज्य प्राणी उद्यान या पार्क के बारे में बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 8 चिड़ियाघर हैं, जिसमें 3 बृहद श्रेणी के और 4 लघु श्रेणी के और 1 बचाव केंद्र है जो कि निम्नानुसार है। उत्तर प्रदेश केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा मान्य चिड़ियाघर जिसमें 8 हैं, जिसमें बृहद श्रेणी के चिड़ियाघर में आता है आपका कानपुर प्राणी उद्यान जो कि आपका कानपुर में 1974 में स्थापित हुआ। दूसरा आता है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में 1921 में, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में 2021 में स्थापित हुआ। लघु चिड़ियाघर के अंतर्गत 4 आते हैं, जिसमें आता है आपका सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी में, नवाबगंज हिरण उद्यान उन्नाव में, शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क इटावा में, वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर में स्थित है। मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र के संदर्भ में बात की जाए तो यह भालू बचाव केंद्र आपका आगरा में स्थित है। तो इस तरीके से ये प्रमुख यहाँ के मान्य जो चिड़ियाघर हैं केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है जो इनके संदर्भ में दिए गए। विनोद वन लघु चिड़ियाघर गोरखपुर की मान्यता सितंबर 2022 में समाप्त हो गई है और अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिसमें बाघ, तेंदुए, भालू के लिए अलग अलग सफारी पार्क बनाए जाएंगे। लखनऊ के ऐतिहासिक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को भी वर्तमान स्थान से कुकरेल नाइट सफारी में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश में दूसरी नाइट सफारी पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा मुर्शीदपुर में प्रस्तावित की गई है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि जन सामान्य वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के तहत इटावा के फिशर वन क्षेत्र में एक लायन सफारी पार्क और एक एलिफेंट सफारी पार्क तथा केंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरण सफारी पार्क की स्थापना की गई। इटावा सफारी पार्क को इंग्लैंड का लॉन्गलीट सफारी पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया, जहां एशियाई शेरों के प्रजनन की भी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी के 490.29 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा जो है वह मोहिना नदी जबकि दक्षिणी सीमा सुहेल नदी द्वारा निर्धारित होती है और इस क्षेत्र को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1958 ईस्वी में दलदली भूमि से हिरण आबादी के संरक्षण हेतु वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसके पश्चात 1968 ईस्वी में दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया और 1977 ईस्वी में इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी गई और 1987 से 88 में इसे टाइगर रिजर्व परियोजना में शामिल किया गया, जिसके तहत यह पहला टाइगर रिजर्व बना हुआ है। यह सघन घने कालसाल वनों और ऊंचे घासों के परिस्थिति के सम्मिश्रण का एक अनूठा उदाहरण है और इस पार्क में बाघ, बारहसिंगा, चीतल, एक सींग, गैंडे, पांडा, हाथी, भालू, अजगर, मगर, सांभर आदि जीवों के अलावा बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति शेरबन, दुआलिसी, डिस्पिड हेयर, चरस जैसी दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं। ये पक्षियों की लगभग 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कैमूर वन्यजीव विहार है।
है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर है और इसके पूर्व राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार था, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कम करके 1159.16 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है और इस कारण उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कैमूर वन्यजीव विहार आता है, इसके अंतर्गत ये है। अब आता है वन्यजीव विहार के संदर्भ में बात की जाए तो वन्यजीव विहार जो है वन्यजीवों के संरक्षण में सर्वप्रथम 1957 में चंदौली स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें एक एक करके देखें तो सबसे पहला आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह 58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे संबद्ध जिला चंदौली है। इसमें चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ, विभिन्न तरह के पक्षी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा आता है किशनपुर वन्यजीव पक्षी विहार, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह 203.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यहाँ पर चीतल, शेर, बारहसिंगा पाए जाते हैं। फिर आता है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बहराइच में है। ये इसकी स्थापना 1976 में हुई। यह 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी आदि हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि चित्रकूट में है, यह 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा आदि है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि सबसे छोटा है, यह ललितपुर में है। यह 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना भी 1977 में हुई थी। यह बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, जो कि आगरा एवं इटावा में है, जो कि 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, प्रवासी पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि सबसे बड़ा है। इसमें यह सोनपुर और सोनभद्र और मिर्जापुर जिले इससे संबंधित हैं। यह टोटल 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा है और इसकी स्थापना 1982 में की गई और यहाँ पर तेंदुआ, चिंकारा, भालू आदि पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि राज्य वन्यजीव विहार अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, यह आपका मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर के इससे संबंधित जिला है, जिसको कि 1159.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1986 में हुई, जिसमें लकड़बग्गा, बारहसिंगा, चीतल आदि आते हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, जो कि महाराजगंज में है, यह 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1987 में की गई। यह चीतल, बाघ, तेंदुआ, भालू, शेर इसके अंतर्गत आते हैं। सोहेलवा या सोहेलदेव वन्यजीव विहार, जो कि बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में स्थित है, यह 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यहाँ पर चीतल और शेर आदि यहाँ इससे संबंधित यहाँ पर जानवर आते हैं। कछुआ वन्यजीव विहार, जो कि 11वां वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यह वाराणसी में स्थित है और तथा यहाँ पर कछुआ पाया जाता है, जो 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है। अब पक्षी विहार के बारे में बात की जाए तो यह नगरों तथा औद्योगिकरण आश्रय स्थलों के निरंतर ह्रास और कई कारणों के नगरों एवं औद्योगिक विस्तार के कारण पक्षियों के परिणाम स्वरूप इसमें पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। राज्य सरकार के द्वारा राज्य पक्षी सारस, कौवा और राज्य गिद्ध जैसी कुछ प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार गिद्धों और कौवों की असामयिक मृत्यु के कारण DDT, BHC जैसे कीटनाशक रसायन हैं जो मृत प्राणी में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें ये खाकर अपनी उदर पूर्ति करते हैं और इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय बदलाव, शिकार कर पक्षियों को मारना भी इनके विनाश के कारण है। पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग अधीन इस समय कुल 15 पक्षी विहार आते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। जैसे पहला पक्षी विहार जो आता है वह शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नवाबगंज में स्थित है। पहला पक्षी विहार है उन्नाव में है। फिर आता है समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, बखीरा वन्यजीव पक्षी विहार जो संत कबीर नगर में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, पटना पक्षी विहार एटा में है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा एवं इटावा में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ कुंडा में है, शेखा झील पक्षी विहार जो कि सबसे छोटा है वह अलीगढ़ में है, इसे 2016 में स्थापित किया गया था और यह 0.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
चांद खमैया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र जो कि मेजा में है, जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है, यह प्रयागराज में है। यह 2017 में इसकी स्थापना की गई थी और यह टोटल 126.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये टोटल उत्तर प्रदेश के 15 वन्य जो पक्षी विहार है उनके बारे में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जाए तो टाइगर रिजर्व जो है तो दुधवा टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर से 1987 में आच्छादित किया गया। बाद में किशनपुर वन्यजीव विहार जो कि लखीमपुर खीरी में और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि बहराइच क्षेत्र को भी इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया। बिजनौर के आमानगढ़ क्षेत्र को 2012 में उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, जो कि प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व आता है। पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर जिले में लगभग 73,000 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर जून 2014 में प्रदेश का तीसरा और देश का 45वां पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया गया है। चित्रकूट में जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार जो कि 230.31 वर्ग किलोमीटर और 299.05 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र को मिलाकर अक्टूबर 2022 में 53वां व प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदेश में बाघों की औसत संख्या 205 आकलित की गई है और इसके अंतर्गत देश में जो बाघों की आबादी है उनमें राज्यों की श्रेणी में 7वें नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य को एक दृष्टि में देखा जाए तो इसमें पहले आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1987-88 में की गई थी और यह 1093.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का यहाँ का कोर जोन है और यहाँ पर इसका बफर जोन 1107 और इसका कुल क्षेत्र जो है वह 2201.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। दूसरा आता है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अब आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2014 में। फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। अब एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात करें तो यह प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश एलिफेंट वर्ष 2009 में सहारनपुर बिजनौर में 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया तथा यह प्रदेश का दूसरा रिजर्व यानी कि तराई एलिफेंट रिजर्व दिसंबर 2022 में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार और दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 3072.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया और यह सहारनपुर एवं बिजनौर जिले में स्थित है। हाथी जनगणना 2023 के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या 265 से बढ़कर 352 हो गई। दुर्लभ जीव के बारे में जो कि सारस और गिद्ध नामक पक्षी इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण हेतु हरियाणा के पिंजौर में जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, जो अपनी तरह का एशिया का पहला केंद्र है। पुनः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के रूप में लिए महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई और गिद्धों के संकटग्रस्त होने व उनकी मृत्यु में सबसे बड़ा कारण जो रहा है वह डिक्लोफेनाक नामक पशुओं की दर्द निवारक दवा है। यह पशुओं के मांस से गिद्धों के खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट करके उनकी अकाल मृत्यु का कारण बनती है। गांगेय डॉल्फिन जो कि स्विस या सुसु के नाम से जिसे जाना जाता है, इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह प्रयागराज से मिर्जापुर तक गंगा में अधिक संख्या में मिलते हैं। ये शेर, बारहसिंगा, चीतल, हाथी, भालू, गेंडा, बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति शेरवन, डुआइलिसी और डिस्पिड हेयर या चरज जैसे जंतु लखीमपुर स्थित दुधवा उद्यान किशनपुर बिहार में मिलते हैं। कुकरेल जो कि लखनऊ में है, सारनाथ जो कि वाराणसी में है, वहाँ कछुआ प्रजनन केंद्र अवस्थित है। काले हिरण हेतु राज्य में 2 जो कि अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र व प्रयागराज के मेजा कोराव क्षेत्र वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र में आते हैं और राज्य में गैर वन क्षेत्र के लिहाज से सर्वाधिक काले हिरण अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में मिलते हैं। वन्यजीव संबंधी कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन केंद्र के संदर्भ में कि लखनऊ के कुकरेल वन जो कि 1984 से 85 में लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। यह काला हिरण तथा ऊदबिलाव, काकेर आदि लुप्त प्राय वन्य जीवों की प्रजनन योजना चलाई जा रही है। दूसरी आती है राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना, जो कि मगर एवं घड़ियाल के संरक्षण के उद्देश्य से चंबल घाटी के क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पड़ने वाले चंबल के क्षेत्र में सम्मिलित है और यह योजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। कछुआ पुनर्वास योजना जो कि गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत केंद्र द्वारा पोषित कछुआ पुनर्वास योजना 1986 से
1987 में चलाई गई, जिसके अंतर्गत मांसाहारी कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रजनन केंद्रों पर इनके बच्चों का पालन कर गंगा नदी में छोड़ा जाता है। इस योजना के तहत वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य को मार्च 2020 में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर के मिलने वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में प्रतिस्थापित कर दिया गया। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि राज्य के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव विहारों या पक्षों विहारों को इको डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। अब आता है इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, समान पक्षी विहार, सुरहाताल पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार, कैमूर वन्यजीव विहार और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार इसके अंतर्गत आते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाई हैबिटेट्स के बारे में कि यह प्रदेश में समस्त वन्य विहारों के विकास हेतु केंद्र सरकार की सहायता से चलाई जा रही है और 2002 से 2003 में राज्य में समस्त पक्षी विहारों की इस योजना को सम्मिलित कर लिया गया। घड़ियाल प्रजनन केंद्र के बारे में कि घड़ियाल की लुप्त प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत घड़ियाल के अंडों को एकत्र करके लखनऊ जिले के कुकरेल वन तथा बहराइच जिले के कतरनिया घाट में कृत्रिम निषेचन द्वारा बच्चे पैदा कर उनका पालन पोषण किया जाता है और इन बच्चों को तैयार होने के बाद नदियों में छोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत आता है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र की सहायता से 112 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब विगत वर्षों के प्रश्नों के संदर्भ में भी देख लेते हैं कि जिस तरीके से आपने इनको पढ़ा है तो इनके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपने जिस तरीके से पढ़ा तो प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अब आता है पहला क्वेश्चन इसमें कि बखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो ये बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका संत कबीर नगर में है। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? तो ये आपका यूकेलिप्टिस जो है वह पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है, तो ऑप्शन डी होगा। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, तो विस्तृत पक्षी विहार आपका लाख बहुसी पक्षी विहार है, तो ऑप्शन सी होगा। निम्न कथन को सुमेलित करने के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें नवाबगंज पक्षी विहार आपका गोंडा, ओखला पक्षी विहार उन्नाव, समरसपुर पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अर्गा पक्षी विहार रायबरेली। तो इस तरीके से इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो आपको इसमें बताना है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से सुमेलित है। तो इसमें जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है वह आपका उन्नाव से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका एक तरीके से ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है। समरसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली से, और पार्वती अर्गा जो पक्षी विहार है वह गोंडा में स्थित है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन भी इसमें सुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो आपको बताना है, जिसमें पहला यूरेनियम, दूसरा एंडोलाउसाइड, तीसरा पाइराइट्स, चौथा डोलोमाइट। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपका दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों भी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद बन गया है? तो यह कौन सा है? ये आपका यूकेलिप्टिस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है महावीर स्वामी आता है वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो ये आपका 1/3 भाग होना चाहिए। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, तो राज्य में एस्बेस्टस आपका मिर्जापुर में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है? तो ये आपका आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपका इटावा में, ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो यूरेनियम आपका ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट आता है कि कथन और कारण में कि वन नवीनीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका कथन और कारण सत्य है, लेकिन इसकी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार पाए जाते हैं, तो ये आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपको सुमेलित करके बताना है, जिसमें सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर इस तरीके से दिए गए हैं, और यहाँ पर आपका दिया गया है इसके साथ ही मिर्ज़ापुर, तो इसके संदर्भ में आता है। तो इसमें आपको सुमेलित करके बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? तो इसमें जैसे देख लेते हैं
कि आपका सोनभद्र जो आता है, सोनभद्र के अंतर्गत बात की जाए तो ये आपका तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है, सोनभद्र आता है। प्रयागराज जो है वह आपकी शीशे वाली बालू, मतलब कि जो आपकी शीशे वाली बालू होती है उसके अंतर्गत आता है। और जो ललितपुर जो है वो आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये तांबे के लिए फेमस है। जो सोनभद्र है आपका वो आपका चूने के पत्थर के लिए है। किसके लिए सोनभद्र? आपका चूने के पत्थर के लिए है। फिर जो आपका प्रयागराज है वह शीशे वाले बालू के लिए है। ललितपुर जो है वह तांबे के लिए, और जो आपका चौथा ऑप्शन में मिर्ज़ापुर दिया गया है वह नॉन प्लास्टिक फायर के लिए है। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये जो आपका उत्तर होगा इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, जो कि 4 3 2 1 के फॉर्म में सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्न जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसमें आपका सोनभद्र सर्वाधिक वनाच्छादित। सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो ये कहाँ है? बलिया में स्थित है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत बताना है। तो आपका कोयला सोनभद्र में है, ये सही है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में, ये सही है। सिल्का बालू प्रयागराज में, ये भी सही है। लेकिन यूरेनियम जो आपका झांसी में, ये आपका गलत होता है, तो ऑप्शन डी आता है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कैमूर आता है। प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो ये खनिजों में आपका आता है लाइम स्टोन और डोलोमाइट। नेक्स्ट आता है कि सुमेलित कर आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया सोनभद्र, ललितपुर, प्रयागराज। तो बताना है कि सोनभद्र किससे संबंधित है। सोनभद्र जो है वो आपका आता है चूना पत्थर से संबंधित है। फिर आपका ललितपुर जो है, ललितपुर तांबे के लिए और प्रयागराज सिल्का बालू के लिए, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो आपका अभ्रक है वह नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी आएगा। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम आपका देखा जाए तो ललितपुर में मिलता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपको बताना है कि कहाँ नहीं है, और ये 3 जगह जो दिए गए हैं वहाँ है। तो आपका उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, लेकिन हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला आता है कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। दूसरा आता है कि मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला आता है कि यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, और दूसरा आता है कि यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें पहला दूसरा दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1976 में स्थापित किया गया? तो ये आता है आपका कतरनिया घाट, जो आपका 1976 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन कहता है कि यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा आता है कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो इस कारण से ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो फिनिश होती है। आपके द्वारा कहा गया था कि इसमें साथ में उत्तरमाला को भी देना, तो आपको इसको भी ऐड ऑन किया गया है कि आप इसको भी देख लें। और अब आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हिसाब से, आप जो कहते हैं हम आपके हिसाब से कार्य करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी PDF मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं उन सभी की PDF आपको यहां पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।